Hello guys, welcome to my channel JKSSB Exams and Update. Please like, share and subscribe my channel. This is my second video in which I will discuss accountancy and English section of mock test first. This series is very helpful to all of you. You will get an idea which kind of question will be asked in accountancy as well as in English. Okay, in previous video I have discussed about GK section of mock test first. Now in this video I will discuss accountancy and English sections. Let's begin from question number 31. Question 31. In general, the business transactions are recorded. Business transactions are recorded. First option, same day, next day, once in a week, once in a month. क्वेश्चन है कि जर्नल में हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं, नेक्स्ट दिन करते हैं, या वंस इन अ वीक हफ्ते में एक बार, या वंस इन अ मंथ. तो हम ये डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ए, सेम डे. सेम डे इमीडिएटली हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 32. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किसकी मदद से प्रिपेयर की जाती है? तो ये जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है ये की जाती है कैश बुक को हम पासबुक से मैच करते हैं. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. सेकंड ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक. थर्ड ऑप्शन है बैंक कॉलम द कैश बुक एंड द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक. और इसका राइट आंसर है ए. तो ए क्या है? बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. बैंक स्टेटमेंट मीन्स बैंक पासबुक और बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंड मिस्टर सी फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप. तीन बंदों ने एक पार्टनरशिप बनाई है. मिस्टर ए प्रोवाइड अ लोन ऑफ रुपीज़ 1,20,000 टू अ पार्टनरशिप फर्म फॉर अ ईयर. एक साल के लिए वो लोन देता है फर्म को. कितना देता है? 1,20,000. अज्यूमिंग पार्टनरशिप डीड्स टू बी साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन द पार्टनरशिप लोन. तो यहाँ बोलता है कि पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है. तो जब साइलेंट होती है तो हम 6% इंटरेस्ट लगा देते हैं. जब क्या होती है साइलेंट? पार्टनरशिप जब साइलेंट होती है तो हम 6% इंटरेस्ट से 6% इंटरेस्ट देते हैं. तो ये जो अमाउंट हमारे सामने दिया है, ठीक है, 1,20,000, इस पे हमने 6% निकालना है. तो आप कैसे निकाल सकते हो? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ निकालने का तरीका है, ठीक है, वेट. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 1,2,0,0,0 मल्टीप्लाई करोगे इसको किसके साथ? मल्टीप्लाई करोगे 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय करोगे 1000, क्योंकि जब भी हमने परसेंटेज निकालनी होती है तो डिवाइड 1000 से करते. यहाँ से 2 ज़ीरो ये ख़त्म, 2 ज़ीरो यहाँ से ये ख़त्म. पीछे बचता हमारे पास कितना? 12 ज़ीरो और ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 6. तो जब हम मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 12 72, तो 72 और 2 ज़ीरो, तो ये कितना बन जाएगा? 7,200, ठीक है, 7,200 इसका राइट आंसर है. नाउ लेट्स बिगिन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 34 क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी मकसद क्या होता है? प्राइमरी मकसद यही होता है, क्या होता है? वेल्थ को इंक्रीज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना. तो पहला ऑप्शन है टू मिनिमाइज़ द रिस्क, रिस्क को कम करना. सेकंड ऑप्शन है टू मैक्सिमाइज़ द रिटर्न, रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करना. टू मैक्सिमाइज़ ओनर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना, या
टू राइज प्रॉफिट, तो इसका राइट आंसर है सी, टू मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 क्वेश्चन नंबर 35, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द जर्नल्स एंट्री इन द बुक ऑफ जर्नल इज कॉल्ड, जो हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑप्शन ए है जर्नलाइजिंग बोलते हैं, जर्नल बुक बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जर्नलाइजेशन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, राइट आंसर है पार्ट ऑप्शन ए जर्नलाइजिंग। ठीक है, फिर हम लेज़र में पोस्टिंग करते हैं तो ट्रांजैक्शन को, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36, PFMS इज एन, ये क्या है, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन सी है इलेक्टिव फंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म, और नन ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर है ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म। ठीक, इसकी आपने ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है। PFMS एक्चुअल में होता क्या है, P मीन्स पब्लिक, F मीन्स फाइनेंशियल, M मीन्स मैनेजमेंट, S मीन्स सिस्टम। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, जिसके थ्रू फंडिंग की जाती है। और इसको पहले प्रीवियसली अर्लियर इसको क्या कहते थे, इसको अर्लियर कहते थे CPSMS, जिसकी फुल फॉर्म थी सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी टर्म्ड एज द मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द इम्पैक्ट ऑफ एन एंटिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो ऑप्शन ए है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ऑप्शन बी है सोशल ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन सी है सोशल अकाउंटिंग, ऑप्शन डी है सोशियो इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो इसका राइट आंसर है सोशल अकाउंटिंग, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज एन असेंशियल फॉर अकाउंटिंग वोचर, अकाउंटिंग वोचर के लिए कौन से असेंशियल पॉइंट्स है। पहला है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर ऑफ द वोचर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, मतलब पहला भी और दूसरा भी, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबो। तो इसका राइट आंसर है सी, मतलब दोनों, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी होती है और सीरियल्स नंबर भी होते हैं वोचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, कैश बुक इज़ द ओनली बुक विच सर्व एज ए ड्यूल पर्पस ऑफ द, ड्यूल पर्पस किसके प्ले करते हैं कैश बुक, तो ऑप्शन ए है जर्नल लेजर, ऑप्शन बी है लेजर एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी है जर्नल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ए जर्नल एंड लेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को का दूसरा नाम क्या है, इसको स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग बोलते हैं, या ऑल ऑफ अबव। तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ इनकम भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रिपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल पर बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला लिखा है कन्वर्जन मेथड, टोटल मेथड, नेटवर्थ मेथड, बैलेंस मेथड। तो इसका राइट आंसर फिर नीचे दिए हुए ए पार्ट 1 और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, बी में दिया सेकंड और थर्ड, सी में दिया थर्ड और फोर्थ, और चौथे में दिया है फर्स्ट और फोर्थ। तो राइट आंसर है सी, मीन्स सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ कौन सा है, टोटल बैलेंस और सॉरी टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, अकाउंटिंग कंसेप्ट वर्क एज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस बेस्ड ऑन, किसके बेस पे ट्रांजैक्शन की जाती है। ऑप्शन ए है अजम्पशन, दूसरा है रूल ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, तो चौथा है ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये सारे जो भी दिए हैं, जैसे एग्जेम्पशन को भी ध्यान में रखा जाता है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को भी और प्रिंसिपल अकाउंटिंग, तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, बाय वे ऑफ क्लोजिंग एंट्री ऑल द बैलेंसेस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू। तो जब हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं तो जो बैलेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
का बैलेंस होता है उसको किस में ट्रांसफ़र करते हैं। ऑप्शन ए है ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लेज़र में, बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखना कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन डायरेक्ट को किस में किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की प्रिंसिपल बुक किसको माना जाता है, जनरल एंट्री को, लेज़र को, बैलेंस शीट को या नाना को। इसका राइट आंसर है बी, लेज़र को, क्योंकि लेज़र में ही ऑल काइंड्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। जर्नल इज़ नॉट अकाउंट, इट्स अ जस्ट एंट्री, एंड बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट नॉट अकाउंट। बी लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ए लिमिटेड फॉर अ क्रेडिट। क्या लिखा है कि जो ए लिमिटेड गुड्स, उन्होंने गुड्स बेचे हुए, ए कंपनी जो है उसने गुड्स बेचे हुए बी कंपनी को क्रेडिट पे, मीन्स उधार पे। इन द बुक ऑफ बी लिमिटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा। तो इसका पहला है कैश अकाउंट, बैंक, सेल, और ऑप्शन डी है ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड ही डेबिटेड होगा। तो इसके रूल आपको याद रखने हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंट अकाउंट्स के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, उनको याद रखो। क्वेश्चन 46 क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लीव्ड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। बोलता है कि गुड्स और सर्विस टैक्स जो जीएसटी और हर एवरी गुड्स पे लगता है, तो कुछ एग्जाम्पशन भी है, मतलब कुछ गुड्स पे नहीं लगता है और किन किन गुड्स पे नहीं लगता है वो बताना है हमने। ठीक है, तो ऑप्शन पहला दिया है अल्कोहल, लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, नेचुरल गैस, टोबैको, ओपियम। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए ओनली ए एंड सी, ऑप्शन बी ओनली ए एंड बी, ऑप्शन सी ओनली ए बी एंड डी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है बी ओनली ए एंड बी, ए एंड बी, मतलब अल्कोहल, अल्कोहलिक, लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन और बी नेचुरल गैस, इन पे नहीं लगता है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये लिख लेना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जैसे कुकिंग गैस है अल्कोहलिक, लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, फ्यूल, एयर फ्यूल, एटीएफ, नेचुरल गैस, डीजल, ये जो है ये जीएसटी में नहीं आते हैं, नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाज नॉट सबमर्ज्ड बाय जीएसटी, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, एंट्री टैक्स, और ऑल ऑफ द अबव वर सबमर्ज्ड बाय द टैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑल ऑफ द अबव वर सबमर्ज्ड बाय जीएसटी, मतलब ये सारे जीएसटी में सबमर्ज्ड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर ए एज्ड 28 ईयर्स हैज़ ए टोटल इनकम ऑफ ₹6,50,000 फॉर previous year 2020-21. His total income comprises of salary and income from house property. He does not want to avail any deductions, exemption, deduction भी नहीं है इसमें, कोई exemption भी नहीं। Want to be SCC as per new tax regime. You are required to compute his tax liability for the assessment year 2021-22. ठीक है, ऑप्शन ए है 22,050, 500, 25,500, 23,500, डी ऑप्शन है 27,500। तो इसको क्या करना आपने, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर तो डी है। तो इसको कैसे निकालना, आपने ये टैक्स स्लैब लगाना है अप टू 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 2.5 से लेके 5 तक 5% लगेगा, 5 से लेके 7.5 लाख तक 10% लगेगा। ठीक है, और 7.5 से लेके 10 तक लगेगा 15% टैक्स लगेगा, 10 से 12.5 तक 20% लगेगा, 12.5 से 15 लाख तक 25% लगेगा,
25% लगा, उससे अब वो 15 लाख से अब वो 30% लगेगा, फ्लैट रेट। अब इसको निकालना कैसे था, इस क्वेश्चन को कैसे निकालना था, आपने सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनना, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता दूँगा। आपने हमारी टोटल, इस बंदे की टोटल इनकम कितनी है, 6,50,000। आपने सबसे पहले इसमें से कितना माइनस कर देना है, 2.5 लाख। जब 2.5 लाख आपने माइनस किया तो कितना बचता है, पीछे बचता है, इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं ऐसे थोड़ा आइडिया बता। तो जितना भी बचेगा उसमें एक स्लैब पे 5% लगाना और दूसरे स्लैब पे आपने, ठीक है, 10% के हिसाब से लगाना है। मतलब पहले स्लैब पर लगाओगे, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ चल क्यों नहीं रहा है, एक मिनट है, जस्ट वेट। पहले स्लैब पे लगाओगे तो 12,000 वो वाला आ जाएगा, क्योंकि आपने 5% लगाया, 12,000 वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट बचेगा आपके पास कितना, रुको इधर नीचे दिया होगा, मैं उधर से बता दूंगा आपको, वेट जस्ट वेट। देखो यहाँ पे फर्स्ट 2.5 लाख पे नील होगा, और नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो भी आपकी इनकम उस पर लगेगा 5%, तो उसका बनेगा 12,500। नेक्स्ट जो है आपके पास 1,500 बच रहा है, 1,500 पे 10% लगाना तो वो बनता है कितना बनता है, 15,000। तो इन दोनों को 12,000 प्लस 500 और प्लस 15,000 प्लस कर दिया तो ये 27,000 बचता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सेल्स बजट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन ए है फिजिकल बजट, ऑप्शन सी है कॉस्ट बजट, ऑप्शन सी है प्रॉफिट बजट, ऑप्शन डी है फाइनेंशियल बजट। तो इसका राइट आंसर सी, प्रॉफिट बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम, कौन सी एडवांटेज नहीं है, रिविजन ऑफ प्लान नहीं पूछ रहा है ये, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर बी है, बेस्ड ऑन assumption इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ budgetary control system. Now write next question 51. Under which type of costing all cost, variable and fixed, are charged to the production? Option A absorption cost, uniform cost, direct cost, मार्जिनल कॉस्ट। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट आता है, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या करते हैं हम, टोटल देखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का भी और फिक्स कॉस्ट का। इसकी डेफिनेशन में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, नीचे दी हुई, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में दोनों आती हैं, अब वेरिएबल कॉस्ट भी आता है, फिक्स कॉस्ट भी आता है। यूनिफॉर्म क्या कॉस्ट होती है, स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल कॉस्ट को बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म कॉस्ट, स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल को। उसके बाद डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या हुआ, डायरेक्ट कॉस्टिंग होता है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द आर द चार्ज टू द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट और नॉट चार्ज टू द प्रॉफिट, ठीक है। इनडायरेक्ट को नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट ही चार्ज की जाती है। एंड उसके बाद ये भी इधर से भी अब मार्जिनल कॉस्ट भी देख लेना, ओनली वेरिएबल कॉस्ट और कॉस्ट डायरेक्टली लिंक्ड, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और जो डायरेक्टली लिंक होती है प्रोडक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 52, सेल ऑफ ऑफिस स्टाफ विल फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इफ क्लासिफाइड बाय फंक्शन। तो डायरेक्ट डेवलपमेंटल कॉस्ट आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आता है, सेलिंग कॉस्ट आता है, इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर एनी ऑफ द अबव। तो ये आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि स्टाफ का काम क्या होता है, स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है उसका, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट के बारे में बताता, सेलिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम किसी प्रोडक्ट को, वो सेलिंग कॉस्ट में आता है। डेवलपमेंट मीन्स मशीनरी, मतलब न्यू मशीनरी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आ गए जो स्टाफ की सैलरी वैलरी जो कटती है वो इसमें डालते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग से उठाए गए क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, Mr. A, Mr. Z and Mr. S have
फॉर्म्ड पार्टनरशिप, 3 बंदों ने पार्टनरशिप बनाई। एंड ब्रॉट अ कैपिटल, उन्होंने कितना 5 लाख, एक ने 5 लाख लगाया, दूसरे ने 3 लाख लगाया, चौथे ने 2 लाख लगाया। आफ्टर अ ईयर फर्म हैज़ टू प्रॉफिट, तो 1 साल के बाद उनको प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जाता है, इक्वली डिवाइड किया जाता है, याद रखना इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो इसको इक्वली डिवाइड कर दो, कितना है 50,000 है, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा 16,666.66। ए को भी इतना, बी को भी इतना, सी को, इसमें और ऑप्शन बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट बता दिया। कंसिडर फॉलोइंग पार्टिकुलर हेड्स, पर पहला क्या है, प्रिपेयर सैलरी प्रीपेड जो पहले से दी हुई 10,000, एक्रूड कमीशन 2,000, रेंट रिसीव्ड एंड एडवांस 2,000, डेब्टर्स 1,000, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स 100, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। व्हाट विल बी द अमाउंट शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑप्शन ए है 14,900, ऑप्शन बी है 15,900, सी 12,1900, इसका राइट आंसर भी 12,1900 है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, एक लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं ये बता देता हूँ, आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कैसे इसको निकालना। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स बिगिन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55। एसेट ऑलवेज इक्वल टू, एसेट किसके बराबर होती है, ठीक है, लाइबिलिटी के भी बराबर होती है और ओनर्स इक्विटी के भी बराबर होती है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी है, बोथ ए और बी, लाइबिलिटी भी और ओनर्स इक्विटी भी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो ऑप्शन ए है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी है बैलेंस शीट, ऑप्शन सी है ट्रायल बैलेंस, ऑल ऑफ अबोव फॉल अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका राइट आंसर है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड एएस डील्स विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्शन ए है 108, बी है 109, 110, 111, तो इसका राइट आंसर है बी 109। हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ अकाउंटिंग, ये तो जो भी अकाउंटेंसी पढ़ रहा है उसको आता होगा, तो इसका राइट आंसर है लुका पिकोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग generally accepted accounting principle assume that business firm would continue to carry out its operations indefinitely। मतलब कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिसके मुताबिक जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, तो वो है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, तो इधर पूछा गया है, क्या पूछा गया, कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस, तो इसका नॉन ऑफ अबोव आएगा, क्योंकि यहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट दिया ही नहीं है जिसके मुताबिक बिज़नेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है। इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो नहीं है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये भी नहीं है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पीरियड भी नहीं है, ये ऑनगोइंग। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट उसको पढ़ लेना। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के मतलब यही है जो ऊपर लिखा हुआ कि बिजनेस जो है कंटिन्यू रहेगा इनडेफिनेटली, तो इसका डेफिनेट पीरियड नहीं है, कैरी ऑन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद which of the following statement is true with respect to the concept of conservatism के मुताबिक कौन सा राइट है। ऑप्शन ए, it provides guidance for regarding transactions in book of accounts and is based on the policy of playing safe, B option, it requires that accounting should focus on material facts, ना ये तो नहीं, it requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner free from bias of accounts and others, option D, all of our statement are true, कि सारे ठीक है, नहीं, इसका राइट आंसर ए। तो जो कंजर्वेटिज्म है इसको भी अच्छे से देख लेना, इसके मतलब ये होता है कि हमें ये प्रोवाइड करता है, हमें गाइडलाइंस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने हैं अपनी बुक में, जिसमें हम सेफ पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61, मैं इसमें इंग्लिश वाला सेक्शन भी डिस्कस कर दूंगा ताकि अकाउंटेंसी और इंग्लिश कंप्लीट हो जाए इसमें, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो भी नहीं बननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, आप ध्यान से देखना। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट ऑप्शन। सर्टेन प्लांट्स आर डैश डैश टू हैव स्लीपी इफेक्ट। ऑप्शन ए है वॉच, सी सीन, सा। तो इसका राइट आंसर है सीन, ठीक है। ये पैसिव सेंटेंस है। एक्टिव पैसिव भी पढ़ लेना अच्छे से, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है इंग्लिश में। इंसर्ट द राइट आर्टिकल्स इन द रिस्पेक्टिव ब्लैंक्स। ये कहाँ से दिया है? आर्टिकल्स से दिया गया है। आर्टिकल्स तो काफ़ी आसान होते हैं। द ग्रुप्स ऑफ बिलीव्स विच constitute what for convince Sikh is called the Egyptian's region in dash dash existence of some thousands of years passed through nearly every phase known as dash dash student of comparative mythology। तो इसका राइट पहला ऑप्शन ए नो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड, बी ऑप्शन है एन द, नेक्स्ट ऑप्शन है सी द एन, और ऑप्शन डी है ए और ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए और द। पहले में आएगा एन, यहाँ पे एन आएगा और नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे एन आएगा और यहाँ पे द आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, सेलेक्ट द राइट सेंटेंस फॉर द ब्लैंक। सेंटेंस पूछा गया है कि कौन सा। डैश डैश टू एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ जर्नलिज्म फॉर द पोस्ट पैंडमिक एरा देयर was disturbing news of more job losses in the new media। तो क्या आएगा? एज आई एम ट्राइंग, एज आई विल ट्राई, एज आई विल ट्राइंग, एज आई वॉज ट्राइंग, राइट आंसर डी, एज आई वॉज ट्राइंग, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी लंबा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, मैं पढ़ूँगा नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, ठीक है। पढ़ लेना पास करके इसको, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर है ए। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइडियम। तो इसका मीनिंग बताना है कि इसका ऑन द फेंस। ऑन द फेंस सिंपली मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड। इसका राइट आंसर कन्फ्यूज है। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, फ्यूरियस नहीं होता, पेशेंट नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, सेलेक्ट द राइट कोऑर्डिनेट क्लॉज फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस कोऑर्डिनेट। द ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट, द ऑब्जेक्टेड एट फर्स्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या आएगा? पहला ऑप्शन है और फाइनली सबमिटेड, एंड फाइनली सबमिटेड, या सी एज फाइनली सबमिटेड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बट फाइनली सबमिटेड, ठीक है। क्या आएगा? शी सब्जेक्टेड एट फर्स्ट बट फाइनली सबमिटेड, ठीक है। ये भी काफ़ी लंबा, ये भी पढ़ना पड़ेगा तब जाके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन 69, इसको पास करके, ठीक है, इतना सा पढ़ना फिर पास करना। मैं नीचे भी आपको शो करवा दूंगा, ठीक है, पास करते हुए। फिर इसमें से आपने फाइंड आउट करना है व्हाट डज द प्रोनाउन ही रेफर टू। ही किसके लिए रेफर किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट पेयर्स ऑफ वर्ड्स। आई एम डैश डैश टू warn him not to dash dash and his car to that person। ऑप्शन ए है hear and sell। hear and sell मीन्स इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना है, अदरवाइज बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है सी hear and sell, HERE hear, यहाँ sell बेचना, ठीक है। आई एम हेयर टू warn him कि मैं यहाँ हूँ उसे वार्न करने के लिए। नॉट टू सेल हिज कार टू दैट पर्सन कि उसे नहीं बेचेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। प्रीपोजिशन पूछी गई है। एससी आस्क्ड सेंटर टू क्लेरिफाई स्टैंड ऑन रूल्स डैश डैश कन्फिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसका राइट पहला दिया ड्यूरेशंस रिगार्डिंग
इंक्लूडिंग कंसिडरिंग, तो इसका रिगार्डिंग आप इसको थोड़ा सा 2-3 बार भी पढ़ोगे लाइन को तो यू विल ईजिली गैस राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं ना, ये भी है इसी में। हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुली टीचर। ठीक है, टीचर ने यहाँ कुछ बोला है और यहाँ स्टूडेंट ने आंसर दिया। स्टूडेंट क्या बोला, प्रीटी वेल बट आई एम फेसिंग सम डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग सम मैथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपने गेस करना है कि टीचर ने क्या पूछा। तो ऑप्शन ए है हाउ आर यू स्टडीज़ गोइंग ऑन, कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो यही पूछा गया था, ये इसका राइट आंसर है। तो उसी ने स्टूडेंट ने बोला था प्रीटी वेल मीन तो अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है मैथ में। ठीक है, और नहीं इसके राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।